हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं द पॉप एग्जॉर्सिस्ट मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। यह एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और यह मूवी फादर गैब्रियल अमॉर्थ से इंस्पायर होकर बनाई गई है। फादर गैब्रियल अमॉर्थ एक बहुत बड़े प्रीस्ट थे जो कि 1 लाख एग्जॉर्सिज्म का हिस्सा रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख एग्जॉर्सिज्म। तो इस चीज से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि फादर गैब्रियल अमॉर्थ कितने बड़े प्रीस्ट थे। तो इन्हीं से इंस्पायर होकर इस मूवी को बनाया गया है। मूवी की एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम एक प्रीस्ट को देखते हैं। इस प्रीस्ट का नाम फादर गैब्रियल अमॉर्थ होता है। फादर अमॉर्थ को एक घर में बुलाया गया था क्योंकि इस घर में एक आदमी को किसी डीमन ने पजेस कर लिया था। घर के आदमी बताते हैं कि हमारे बेटे को कई दिनों से किसी डीमन ने पजेस कर रखा है। फादर अमॉर्थ इस आदमी से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक पिग का इंतजाम करो। उसके बाद फादर अमॉर्थ उस आदमी से मिलते हैं जिसे डीमन ने पजेस किया था। फादर अमॉर्थ उस आदमी से कहते हैं कि अगर तू वाकई में एक डीमन है तो तू मेरा नाम बता। इस बात को सुनने के बाद डीमन बहुत गुस्से में आ जाता है और वो फादर अमॉर्थ से कहता है कि मैं कौन हूँ इस बात का पता तुझे बहुत जल्द चल जाएगा। इसके जवाब में फादर अमॉर्थ डीमन से कहते हैं कि वाकई में तू एक डीमन है तो तू इस पिग को पजेस करके दिखा तो मैं मान लूंगा कि तू एक डीमन है। फिर अचानक से ये डीमन उस पिग को पजेस करता है। तभी वहाँ पर एक आदमी उस पिग को शूट करके मार देता है। उसके बाद उस आदमी को उस डीमन से मुक्ति मिल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 1 जुलाई 1987 के टाइम में मूवी को दिखाया जाता है और हम एक परिवार को देखते हैं। इस परिवार में 3 लोग होते हैं, जूलिया और उसके 2 बच्चे। जूलिया की बेटी का नाम एमी था और बेटे का नाम हेनरी था। यह परिवार अमेरिका से फ्रांस आया था क्योंकि यहाँ पर इनके पुरखों का घर था और इनका प्लान था कि इस घर की मरम्मत करवा के और इसको सही रेट पर बेचकर चले जाने का। जूलिया यहाँ पर एक प्रीस्ट से मिलती है जिसका नाम इसकबेल था और इस पूरे घर में मरम्मत का काम चल रहा था। उसके बाद हम फादर अमॉर्थ को देखते हैं जिन्हें चर्च की काउंसिल ने बुलाया था। इस चर्च काउंसिल के मेंबर फादर अमॉर्थ से पूछते हैं कि तुमने एक आदमी के ऊपर एग्जॉर्सिज्म किया और इस एग्जॉर्सिज्म में एक पिग की बलि भी दी। इस पर फादर अमॉर्थ कहते हैं कि मैंने कोई एग्जॉर्सिज्म नहीं किया, वो लड़का तो बस दिमागी रूप से बीमार था और मैंने उसका इलाज किया था। आगे फादर अमॉर्थ कहते हैं कि मेरे पास जितने भी केस आते हैं उनमें 98% केसेस में लोगों को वहम होता है और वो दिमागी रूप से बीमार होते हैं और इसी वजह से मैं उन्हें डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट के पास भेज देता हूँ। लेकिन 2% केसेस में ऐसा होता है कि रियल में किसी डीमन ने किसी आदमी को पजेस किया होता है। अब यहाँ पर काउंसिल के मेंबर इस बात से खुश नहीं थे क्योंकि काउंसिल के मेंबर एग्जॉर्सिज्म के सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे और इसी वजह से फादर अमॉर्थ की काउंसिल के एक मेंबर सेलिवन से बहस हो जाती है। फादर अमॉर्थ कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी कहना है तो मेरे बॉस से जाके बात कीजिए। इतना कहने के बाद फादर अमॉर्थ वहां से चले जाते हैं और बॉस का नाम पॉप होता है। उसके बाद हम देखते हैं जूलिया के घर के तहखाने में काम चल रहा था। तभी एक वर्कर को दीवार में एक हॉल दिखता है। हॉल के पीछे सील ऑफ वेटिकन का सिंबल था। वर्कर वहां पर फ्लेयर जलाता है। तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है और वर्कर घायल हो जाता है। असल में यहाँ पर बहुत सारा सल्फर रखा हुआ था जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ। वर्कर को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जो आदमी जूलिया का काम करवा रहा था वो काम करने से मना कर देता है। शाम को हम देखते हैं हेनरी को एक डीमन ने पजेस कर लिया था। फिर हेनरी को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हेनरी बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर जूलिया से पूछते हैं कि क्या हेनरी को किसी तरह का गहरा सदमा पहुंचा है। इस पर जूलिया कहती है हाँ, 1 साल पहले हेनरी के डैड कार एक्सीडेंट में हेनरी के आंखों के सामने मारे गए थे। यह सुनने के बाद डॉक्टर जूलिया को एक इंजेक्शन देती है और कहती है कि अगर हेनरी खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे ये इंजेक्शन लगा देना और साथ ही डॉक्टर कहती है हेनरी को एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास दिखाओ। उसके बाद जूलिया हेनरी को घर ले आती है। अब घर में भी पैरानॉर्मल गतिविधियां शुरू हो चुकी थी, जैसे बार बार बिजली का जाना, घर की चीजों का अपने आप ही इधर से उधर होना इत्यादि। इन सब चीजों को देखने के बाद जूलिया हेनरी से मिलने जाती है और वो देखती है कि हेनरी के पेट पर एक निशान से हेट लिखा हुआ था। फिर हेनरी इनसे कहता है कि मुझे एक प्रीस्ट से मिलना है
उसके बाद जूलिया इसबेल से मिलती है जो कि एक प्रीस्ट था। इसबेल जैसे ही हेनरी से मिलने उसके कमरे में जाता है, हेनरी तुरंत उसे बाहर फेंक देता है और कहता है कि यह तो रॉन्ग प्रीस्ट है। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फादर एमॉर्थ अपने बॉस पॉप से बात कर रहे थे। पॉप कहते हैं कि आज की जनरेशन शैतान पर विश्वास नहीं करती है, उनके लिए ये सिर्फ किस्से कहानी है और कुछ नहीं, लेकिन हमारे लिए ये एक सच्चाई है। आगे पॉप फादर एमॉर्थ से कहते हैं कि एक केस है जो तुम्हें सुलझाना है। स्पेन में एक बच्चा है जिसे एक डीमन ने पजेस कर लिया है, तुम वहां जाओ और पता करो कि वहां पर क्या है। उसके बाद फादर एमॉर्थ जूलिया के घर पर पहुंचते हैं जहां पर वो जूलिया और इसबेल से मिलते हैं। फिर वो हेनरी से मिलने जाते हैं। फादर एमॉर्थ हेनरी के अंदर के डीमन से उसका नाम पूछते हैं। डीमन फादर एमॉर्थ से कहता है कि मैं कोई अकल का अंधा नहीं हूँ जो किसी सुअर में घुस जाऊं। फादर एमॉर्थ डीमन से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। रिप्लाई में डीमन कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। फादर एमॉर्थ कहते हैं अच्छा, अगर तुम मेरे लिए आए हो तो मेरा नाम बताओ। रिप्लाई में डीमन फादर एमॉर्थ को एक विजन दिखाता है जहाँ पर फादर एमॉर्थ एक वॉर में घायल जमीन पर बेहोश पड़े हैं और वहाँ दुश्मन सैनिक घूम रहे हैं, ये कहते हुए कि बाहर निकल कायर। फिर अचानक से फादर एमॉर्थ होश में आते हैं और वो देखते हैं कि हेनरी अपने मुंह से एक चिड़िया को निकालता है। यह देखने के बाद फादर एमॉर्थ वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो जूलिया से मिलते हैं। वो जूलिया से कहते हैं अगर कोई तुम्हारे बेटे को बचा सकता है तो वो ईश्वर है। मुझे बताओ क्या हेनरी के साथ कोई बहुत बुरा हादसा हुआ था। इस पर जूलिया कहती है वो उस कार एक्सीडेंट में था जिसमें उसके डैड की मौत हुई थी। रिप्लाई में फादर एमॉर्थ कहते हैं कि शैतान कमजोर और मासूम लोगों को जल्दी अपना शिकार बना लेता है, उन्हें बस में करना आसान होता है। फादर एमॉर्थ जूलिया से वादा करते हैं जब तक हेनरी ठीक नहीं हो जाता है मैं आपका और हेनरी का साथ नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं एमी के टेलीफोन पर एक कॉल आता है। यह कॉल एमी के डैड का था और वो कहते हैं कि तुम सब मरोगे। यह सुनने के बाद एमी बहुत डर जाती है और वो तुरंत जूलिया के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। इस पर फादर एमॉर्थ कहते हैं कि अगर एक बार हमें इस डीमन का नाम पता चल जाए तो हम इस डीमन को कमजोर कर सकते हैं। बच्चे को बचाने का यही एक रास्ता है। इसबेल पूछता है हमें उस डीमन का नाम कैसे पता चलेगा। रिप्लाई में फादर एमॉर्थ कहते हैं प्रार्थना से। हमें ईश्वर से प्रार्थना करना होगा उस बच्चे के लिए, क्योंकि प्रार्थना से होने वाला दर्द ये डीमन सह नहीं पाएगा और उसे इस बच्चे को छोड़ना होगा। अगली शाम को यह लोग हेनरी के अंदर के डीमन को भगाने के लिए एग्जॉर्सिज्म करते हैं। यह लोग जोर जोर से ईश्वर का नाम ले रहे थे और प्रेयर कर रहे थे। जवाब में यह डीमन इन दोनों को बुरा भला कह रहा था। हेनरी जोर जोर से तड़पने लगता है और अचानक से लाइट चली जाती है, साथ ही हेनरी भी शांत हो जाता है। फिर फादर एमॉर्थ एक विजन देखते हैं जहाँ पर रोजारिया नाम की लड़की उनके सामने आती है और वो कहती है तुमने मेरी बात का यकीन क्यों नहीं किया, मुझे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। अचानक से फादर एमॉर्थ होश में आते हैं और देखते हैं कि यह सिर्फ एक सपना था जो कि यह डीमन इन्हें दिखा रहा था। फादर एमॉर्थ बिल्कुल भी इस डीमन से नहीं डरते हैं और वो जोर जोर से प्रेयर करते हैं। फिर डीमन अपना अगला शिकार इसबेल को बनाता है। डीमन इसबेल से कहता है तू कितना घटिया आदमी है, उस लड़की के माँ बाप ने तुझ पर कितना भरोसा किया था और तूने उस लड़की की इज्जत लूट ली। इतना सुनने के बाद इसबेल अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता है और वो हेनरी का गला दबाने लगता है। फादर एमॉर्थ जैसे तैसे इसबेल को संभालते हैं और उसे हेनरी के रूम से बाहर ले जाते हैं। फाइनली ये एग्जॉर्सिज्म फेल हो जाता है। कुछ देर बाद यह दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। इन्हीं बातों के दौरान इसबेल फादर एमॉर्थ को बताता है कि वो एडला नाम की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन एडला नहीं चाहती थी कि मैं प्रीस्ट का काम करूं, इसी वजह से मुझे एडला को छोड़ना पड़ा। यह सुनने के बाद फादर एमॉर्थ भी अपना किस्सा बताते हैं कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोल्जर थे, उनके सारे साथी जंग में मारे गए थे, सिर्फ वही जिंदा बचे थे। उसके बाद वो एक प्रीस्ट बन गए और लोगों की मदद करने लगे। फिर उन्हें रोजारिया नाम की एक लड़की का केस मिलता है जिसे डीमन ने पजेस कर लिया था, लेकिन फादर एमॉर्थ को लग रहा था कि रोजारिया को किसी डीमन ने पजेस नहीं किया है, बल्कि यह तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इसी वजह से फादर एमॉर्थ ये केस डॉक्टर को सौंप देते हैं, लेकिन ये लड़की छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। उसके बाद फादर एमॉर्थ को रियलाइज होता है कि रोजारिया को सच में किसी डीमन ने पजेस कर
रखा था और उनकी गलती के कारण एक लड़की की जान चली गई। उसके बाद ये दोनों फादर एक दूसरे की गलती को माफ करते हैं। अचानक से फादर एमॉर्थ को कुछ याद आता है। वो तुरंत पार्क की ओर जाते हैं। साथ ही वो इशकबेल से कहते हैं कि वो हेनरी पर नजर रखे क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। फिर इशकबेल हेनरी के पास जाता है उस पर नजर रखने के लिए। तभी हेनरी इशकबेल के कान पर काट लेता है। इतना ही नहीं, ये डीमन जूलिया और एमी पर भी हमला करता है। दूसरी तरफ हम फादर एमॉर्थ को भी देखते हैं जो कि पार्क में रखे गए एक बड़े से ढक्कन को हटाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक कुआं है और हजारों आदमियों के सर के स्केलेटन को उस कुएं में रखा गया है। फादर एमॉर्थ जला हुआ कपड़ा उस कुएं में फेंकते हैं और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जूलिया और एमी पर यह डीमन लगातार हमला कर रहा था। तभी वहाँ पर फादर एमॉर्थ आते हैं। वो इन दोनों को इस डीमन से बचाते हैं। उसके बाद दोनों फादर उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर फादर एमॉर्थ को वो स्केलेटन वाला कुआं मिला था। कुएं को फॉलो करते हुए ये दोनों नीचे तहखाने में जाते हैं। यहाँ पर इन्हें वही सील ऑफ वेटिकन मिलता है और ये इस सील ऑफ वेटिकन के दरवाजे को तोड़ देते हैं। फिर अंदर जाते हैं। ये देखते हैं कि यहाँ पर और भी कई सारे इंसानों के स्केलेटन हैं और एक स्केलेटन पिंजरे में कैद था। फादर एमॉर्थ इशकबेल को बताते हैं कि यह स्केलेटन पिंजरे में कैद नहीं है बल्कि यह पिंजरा इनकी सुरक्षा के लिए है। ऐसा जब किया जाता है जब एग्जॉर्सिज्म फेल हो जाता है। आगे इन्हें एक और दरवाजा दिखता है जिसकी चाबी इन्हें इसी पिंजरे में कैद स्केलेटन में मिलती है। उस दरवाजे को खोलने के बाद यह आगे बढ़ते हैं। फिर एक और स्केलेटन मिलता है जो कि कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसके पास फादर एमॉर्थ को एक किताब मिलती है। इस किताब को पढ़ने के बाद फादर एमॉर्थ को पता चलता है कि यह स्केलेटन फ्रायर द ओहादा का है जो कि एक बहुत बड़े प्रीस्ट थे। आगे किताब को पढ़ने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर कई सारे एग्जॉर्सिज्म हुए थे लेकिन एक भी एग्जॉर्सिज्म सक्सेस नहीं हुआ। एंड में डीमन ने फ्रायर द ओहादा जो कि एक प्रीस्ट थे उन्हें ही पजेस कर लिया था और उसके बाद 1475 में स्पेन में एक खूनी खेल शुरू हुआ जिसमें लाखों लोगों को मारा जाने लगा और उन लोगों को कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिला और यह सब कुछ कोई और नहीं बल्कि एक प्रीस्ट के आड़ में एक डीमन कर रहा था। फिर एक दिन वेटिकन को इस डीमन के बारे में पता चल गया और इस डीमन को यहाँ पर हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। लेकिन मरम्मत के काम ने इस डीमन को फिर से आजाद कर दिया। फादर एमॉर्थ को इस बुक में एक मैप भी मिलता है जिसमें यह दिखाया गया है इस अर्थ में 200 ऐसी जगह है जहाँ पर एंजल फॉलन को दफनाया गया है और यहाँ पर गॉड नहीं है और इस 200 जगहों में से एक घर ये भी है। फाइनली इस बुक में इन्हें इस डीमन का नाम भी पता चल जाता है। इस डीमन का नाम एस्मोडियस होता है। इशकबेल कहता है अब समझ में आया कि आखिर क्यों यह डीमन एक प्रीस्ट से मिलना चाहता था। असल में यह डीमन एक बार फिर किसी बड़े प्रीस्ट को पजेस करके उसकी आड़ में चर्च में घुसना चाहता है और फिर से अपना वही खूनी खेल खेलना चाहता है। लाखों लोगों को मारना चाहता है और चर्च को तबाह करना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूलिया एक बेहोशी का इंजेक्शन लेकर हेनरी के रूम में जाती है और वो देखती है कि हेनरी और एमी दोनों पजेस हैं। जूलिया एमी को अपने पास बुलाती है लेकिन पजेस एमी जूलिया के पास जाने से मना कर देती है। अचानक से जूलिया एमी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचती है। तभी डीमन इन दोनों का गला दबाकर इन्हें मारने की कोशिश करता है लेकिन एमी जैसे तैसे हेनरी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और हेनरी बेहोश हो जाता है। फिर यह दोनों हेनरी के हाथ पांव को बेड से बांध देते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर इशकबेल और फादर एमॉर्थ भी पहुँचते हैं। यह लोग एक बार फिर से एग्जॉर्सिज्म शुरू करने की तैयारी करते हैं। फादर एमॉर्थ इन सबको बताते हैं कि एग्जॉर्सिज्म के दौरान डीमन हमारी कमजोरियों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, तो ध्यान रहे जो कुछ भी सुनोगे या देखोगे उस पर यकीन मत करना। फाइनली एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है। फादर एमॉर्थ और इशकबेल दोनों मिलकर ईश्वर का नाम लेते हैं और क्रॉस का सिंबल दिखाकर डीमन को डराते हैं। इसी दौरान डीमन भी इन्हें इनकी जिंदगी के सबसे बुरे इवेंट की विजन इन्हें दिखा रहा था। यह लोग अपने ऊपर काबू रखते हैं और लगातार एग्जॉर्सिज्म करते रहते हैं। तभी अचानक से हेनरी बेहोश हो जाता है। उसके बाद हेनरी के पेट पर एक निशान से यह डीमन लिखता है गॉड इज नॉट हेयर। फिर यह डीमन एमी को पजेस कर लेता है। पजेस एमी जूलिया पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ इशकबेल को भी यह डीमन फांसी के फंदे पर लटका देता है और फिर यह डीमन फादर एमॉर्थ से कहता है सब के सब तुम्हारी वजह से मरेंगे, अगर तुम खुद को सैक्रिफाइस कर दो तो यह सब बच जाएंगे। इतना सुनने के बाद फादर एमॉर्थ खुद को डीमन को सौंप देते हैं और डीमन सबको छोड़कर फादर एमॉर्थ की बॉडी में चला जाता है। फादर एमॉर्थ इशकबेल से कहते हैं कि तुरंत औरतों और बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाओ। इशकबेल जूलिया, एमी और हेनरी को लेकर घर के बाहर की ओर जाता है। फिर यह डीमन फादर एमॉर्थ को धीरे धीरे पजेस करता है। इस दौरान फादर
एमॉर्थ खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीमन उन्हें ऐसा करने नहीं देता है। डीमन फादर एमॉर्थ को उसी तहखाने में ले जाता है जहां पर उसने फ्रायर द ओहादा को पजेस किया था। वहीं दूसरी तरफ इसबेल जूलिया, एमी और हेनरी को एक कार में बैठाकर यहाँ से जाने के लिए कहता है। जूलिया कार को लेकर यहाँ से चली जाती है। इसबेल वापस घर में जाता है और वो फादर एमॉर्थ को ढूंढता है। फाइनली कुछ देर बाद फादर एमॉर्थ इसबेल को मिलते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से पजेस हो चुके थे। फादर एमॉर्थ पजेस अवस्था में इसबेल से कहते हैं कि तूने देर कर दी इसबेल, फादर एमॉर्थ अब यहाँ से जा चुके हैं और अब तेरी बारी है। तेरी आत्मा की धज्जियां उड़ाने में मुझे बहुत मजा आएगा। इतना सुनने के बाद इसबेल जोर जोर से ईश्वर का नाम लेता है और प्रार्थना करता है। साथ ही वो इस डीमन को क्रॉस का सिंबल भी दिखाता है। उसके बाद यह डीमन फादर एमॉर्थ पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ इसबेल पर भी एक डीमन हमला कर देता है। यह डीमन एडला के रूप में था, वो भी खून से नहाया हुआ। लेकिन इसबेल होली क्रॉस से इस डीमन को जलाकर मार देता है। फिर यह होली क्रॉस इसबेल फादर एमॉर्थ को देता है और फादर एमॉर्थ इस होली क्रॉस से इस डीमन को पॉन्ड के अंदर ढकेल देते हैं। उसके बाद ये दोनों मिलकर ईश्वर का नाम लेते हैं और इस डीमन को हराने में कामयाब हो जाते हैं। फिर मूवी का सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इसबेल और फादर एमॉर्थ दोनों पॉप से बात कर रहे थे। पॉप इन दोनों की खूब तारीफ करते हैं। पॉप कहते हैं कि तुमने जो चर्च के लिए किया है, चर्च उसे कभी नहीं भुला सकता है। तुम्हारी वजह से शैतान एक बार फिर हार गया। साथ ही पॉप फादर एमॉर्थ को बताते हैं कि सेलिवन एक लंबी छुट्टी पर जा चुका है और अब उनकी जगह पर बिशप तुम्हारे केस देखेंगे। बिशप फादर एमॉर्थ को बताते हैं कि उस घर को वेटिकन ने खरीद लिया है और उसे पवित्र कर दिया है। साथ ही वो परिवार फिर से अमेरिका वापस चला गया है और वो बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है। लेकिन अभी भी 199 ऐसी जगह बची है जहाँ पर गॉड नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हम उन जगहों का पता लगा लेंगे। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।